नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रीमर। जानेंगे रीमर के बारे में, रीमर क्या होता है, कहाँ पर ये यूज होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे क्वेश्चन आपके किस तरह बनते हैं। देखिए, किसी भी जॉब में, जैसे कि कोई भी जॉब ले लीजिए, उसमें अगर हमें कोई होल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें ड्रिल मारेंगे। ड्रिल मारने के बाद हम देखेंगे कि उसकी परिशुद्धता यानी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो ड्रिलिंग के बाद अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता है तो उसको फिनिश करने के लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी ड्रिल किए हुए होल में अगर हमें परिशुद्धता ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। रीमर को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका हैंड रीमर और मशीन रीमर। तो मशीन रीमर कौन से होते हैं, जो मशीनों पर यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम मशीन रीमर, और जो हम हाथ से चलाते हैं उसको बोलते हैं हम हैंड रीमर। चलिए आप जानते हैं इसका प्रयोग। देखिए, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बना के पूछ ले तो किस तरह पूछेगा, उसका आंसर क्या रहेगा। देखिए, ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने, ड्रिल के होल को बड़ा करने और शुद्ध माप में फिनिश करने के लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहेगा इसका प्रयोग। वो आपसे ये पूछेगा, बताइए कि ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने और शुद्ध माप में फिनिश करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर देंगे रीमर का। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं भाई, इसके लाभ क्या हैं, रीमर के लाभ क्या हैं, हम रीमर इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए इसके लाभ क्या हैं। उच्च स्तर की फिनिश प्राप्त होती है इससे, इसकी उच्च स्तर की यानी कि हाई एक्यूरेसी की इससे हमें फिनिश प्राप्त होती है। नंबर दो, सीमा के निकट शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके, सीमा के निकट। देखो पेपर में एग्जाम में इस तरह ही लिखा रहेगा कि सीमा के निकट, आपको पता नहीं चलेगा सीमा के निकट होगा बिल्कुल ही एक्यूरेसी में, यानी जिस एक्यूरेसी में हमें चाहिए। छोटे छिद्र को फिनिश करने में भी हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं, रीमर का। तो ये इसके लाभ हैं, उच्च स्तर की फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए, सीमा के निकट शुद्ध माप प्राप्त करने के लिए और छोटे छिद्र को फिनिश करने के लिए हम रीमर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये आपका है मशीन रीमर। इससे कैसे मालूम हो रहा है कि ये मशीन रीमर है। देखिए, क्योंकि इसकी जो सैंक है ये टेपर में है। जिसकी भी सैंक टेपर में होगी वो आपका मशीन रीमर रहेगा, और जो पैरेलल होगी, सीधी होगी, वो आपका हैंड रीमर रहेगा। इसके पार्ट्स थोड़ा आगे बताएंगे हम अभी। देखो, इसके ऊपर एक टैंक दी गई है, ये इसकी वर्गाकार होती है। कैसे होती है, वर्गाकार होती है। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसको वर्गाकार क्यों बनाते हैं, ताकि टेप रिंच के द्वारा इसे पकड़ सके। तो वर्गाकार स्लोट क्यों बनाया जाता है, टेप रिंच से पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कटिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बहुमुखी। हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो रीमर कैसा कैसा टूल है हमारा, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसको हमेशा हम क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। रीमिंग करते समय हमेशा रीमर को क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहिए। वो क्यों नहीं घुमाना चाहिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसके जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए हम हमेशा अपने रीमर को क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त। हमारा जो रीमर है वो हाई स्पीड स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, हाई स्पीड स्टील से। चलिए, अब सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स के क्या क्या हैं। चलिए, ये हमारा रीमर है। देखिए, वहां पर आपको एक रीमर दिखाया जा रहा है जिसमें सारे आपके पार्ट दिखाए गए हैं। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। देखिए, ये सबसे ऊपर जो है आपका, ये इसका टैंक होता है। ये टैंक किस में होती है, केवल मशीन रीमर में होती है। देखो, यहाँ मैंने आपको बताया कि टैंक, ये टैंक नहीं है, ये एक वर्गाकार स्लोट है। इसको हम सिर्फ वर्गाकार स्लोट बोलेंगे, टैंक नहीं बोलेंगे। टैंक केवल आपके मशीन रीमर में होती है, ऊपर की तरफ। तो ये इसकी टैंक होती है। टैंक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्या करते हैं हम, इसको लॉक करने के लिए, पकड़ने के लिए। जैसे कि इसमें एक वर्गाकार स्लोट बना होता है, उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो आपका टेप रिंच होता है उससे पकड़ने के लिए हम इस वर्गाकार स्लोट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सैंक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पैरेलल सैंक है, ये आपकी टेपर सैंक है। इसके बीच का भाग ये होता है रिसेस। रिसेस, इसको नेकी बोल सकते हैं, इसको हम रिसेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेस। ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी बॉडी दिखाई गई है, और जो बाकी पार्ट है वो आपके सारे आपके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी है एक्सिस। एक्सिस कौन सी होती है, देखिए, जो रीमर के बिल्कुल सेंटर लाइन होती है उसी को बोलते हैं हम एक्सिस।
जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है। हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल कौन सा होता है आपका, देखिए तो ये जो आपके टीथ हैं ये जिस एंगल पर आपके मुड़े हुए होंगे, जिसमें एंगल पर ही, वो होता है इसका हेलिक्स एंगल। किससे, जो हमारी सीधी रेखा देखो ये सेंटर लाइन दी ना, इस सेंटर लाइन से जिस एंगल पर भी ये जा रहे हैं, जैसे ये जा रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, देखो ये वाला, इसी को बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, देखो किनारे और रीमर अक्ष के बीच का कोण, किसके, किनारों और रीमर अक्ष के बीच का कोण हेलिक्स एंगल कहलाता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका बॉडी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है, ये बोलेंगे कैसे, आरंभ से सैंक के बीच की दूरी। अगर वो पूछ ले कि बताइए आरंभ से सैंक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आंसर देंगे बॉडी। रिसेस, जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन बनता है, ये आएगा भाई क्वेश्चन, ये आने वाला इंपोर्टेंट में है। बॉडी का वह भाग जो कटिंग एज गाइड व्यास के नीचे व्यास में कम होता है, देखो ये कम होता है, ये व्यास क्या है, इस बॉडी से कम रहेगा ये हल्का सा, तो इसी को बोलते हैं हम रिसेस। सर्कुलर लैंड, काटने के किनारों पर बना बेलनाकार भाग, देखो वहां पर आपको दिखाया जा रहा है, देखो जहां पर भी वो काटना शुरू करता है, यहाँ पर एक लीड होती है, बेवल लीड, जहां से भी हमारा जो रीमर है टच होता है हमारे जॉब से, तो वहां पर एक सर्कुलर बना होता है उसी से। जैसे कि देखो यहाँ पर देखिए, ये आगे से छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर एक सर्कुलर बन गया ना ये ऊपर वाला, तो जहां से भी काटना शुरू करेगा वही होता है आपका सर्कुलर लैंड। तो काटने के किनारे पर बना बेलनाकार भाग क्या कहलाता है, सर्कुलर लैंड कहलाता है। अब देखिए एक होता है आपका बेवल लीड एंगल, ये क्या होता है, देखिए बेवल लीड और रीमर एक्सिस के कटिंग किनारे से बनने वाले कोण को हम बेवल लीड एंगल कहते हैं। उस तरह क्या, किस तरह पूछा, देखिए कि बेवल लीड और रीमर एक्सिस के कटिंग किनारे से बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, बेवल लीड एंगल। इस तरह टेपर और रीमर के कटिंग किनारों से बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, आंसर देंगे टेपर लीड एंगल। जहां टेपर आ गया तो वहां पर टेपर लीड एंगल बन गया, जहां पर बेवल लीड आ गया वहां पर बेवल लीड एंगल बन गया। आप देखिए एक होता है आपका क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, कहां पर होता है, कटिंग एज पर बनने वाला कोण क्लियरेंस एंगल होता है। ये दो प्रकार के होते रखे जाते हैं, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। ये भी पूछ सकता है कि क्लियरेंस एंगल कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, आंसर देंगे ये दोनों, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल भी होता है और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल भी होता है। रीमर की सैंक पर एक टेपर होता है, उसको बोलते हैं मॉर्स टेपर। कौन सा होता है, मॉर्स टेपर। एक्चुअली मॉर्स टेपर तो MT0 से लेकर MT7 तक का होता है, लेकिन रीमर पर हमारा जो मॉर्स टेपर होता है वो MT0 से लेकर MT4 तक का होता है। ये याद रखना है कि रीमर पर कौन से नंबर का मॉर्स टेपर होता है, MT0 से लेकर MT4 तक का। मैंने बताया कि आपको ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, इसका हाई स्पीड स्टील का ही बना होता है। स्पेसिफिकेशन देखिए, टाइप, फ्लूट, सैंक और साइज के अनुसार हम रीमर का स्पेसिफिकेशन देते हैं, किसके अनुसार, टाइप, फ्लूट, सैंक और साइज के अनुसार। अब देखिए मैंने बताया कि ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, लेकिन अगर वो पूछ ले कि 2 पीस वाला रीमर, 2 पीस का मतलब है इसकी बॉडी अलग रहेगी और इसकी सैंक अलग रहेगा, सैंक अलग धातु का रहेगा और बॉडी अलग धातु की रहेगी। सैंक आपकी बनी होगी कार्बन स्टील की और बॉडी बनी होगी आपकी हाई स्पीड स्टील की, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कि रीमर किस धातु का बना होगा तो आंसर देंगे हाई स्पीड स्टील। अगर पूछेगा कि 2 पीस वाला रीमर अगर है तो उसकी सैंक किस धातु की बनी होगी तो आंसर देंगे कार्बन स्टील की। बट वेल्ड के द्वारा सैंक और बॉडी को जोड़ा जाता है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। रीमर को हम 2 भागों में बांट देते हैं, हैंड रीमर और मशीन रीमर। ये इसका क्लासिफिकेशन है। किन भागों में बांटते हैं, 2 में, हैंड रीमर में और मशीन रीमर में। अब जो हैंड रीमर है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके रीमर आते हैं, देखिए पैरेलल रीमर, टेपर रीमर, एक्सपेंशन रीमर और एडजस्टेबल रीमर, ये आते हैं आपके हैंड रीमर में। वो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि 3 दे देगा हैंड के, 1 डाल देगा आपका मशीन रीमर का, तो पूछ लेगा कि बताइए इन चारों में मशीन रीमर कौन सा है, तो उसको पहचानना है कि ये हैंड रीमर है और ये आपके मशीन रीमर। जो हैंड रीमर है उसकी स्ट्रेट सैंक होती है और कटिंग राइट हैंड की तरफ होती है, क्लियर होती है, राइट हैंड की तरफ इससे हम कटिंग करते हैं।
स्टेट सैंक में मिलेंगे और ये 1 mm से लेकर 26 mm तक मीट्रिक में हमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1 mm से लेकर 26 mm तक। आप देखेंगे मशीन रीमर। मशीन रीमर कौन कौन से होते हैं? रोज रीमर, फ्लूटिस रीमर, सेल रीमर, टेपर पिन रीमर और एडजस्टेबल रीमर। अब आपका जो एडजस्टेबल रीमर है उसको हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? मूल माप का 1%। कितना? मूल माप का 1% तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान दे लेना है कि कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 1% तक। अब जो मशीन रीमर है वो आपके टेपर सैंक में भी रहेंगे और स्टेट सैंक में भी रहेंगे। लेकिन स्टेट सैंक में कौन से रहेंगे? कौन से रहेंगे स्टेट सैंक में? जैसे कि साइज छोटा है, छोटे साइज के लिए हम स्टेट सैंक का इस्तेमाल करेंगे और बड़े साइज के लिए टेपर सैंक का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे मशीन रीमर टेपर सैंक और स्टेट सैंक दोनों मिलते हैं। एक होती है आपकी बेवल लीड, ये 45 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है? 45 डिग्री पर। ये बेवल लीड कौन सी होती है? जो रीमर के बिल्कुल आगे रहेगी, यहाँ पर हल्की सी क्या रहेगी, यहाँ पर टेपर रहेगा, हल्का सा टेपर नहीं बोलेंगे उसको, हल्का सा यहाँ पर रहेगा, एक रेडियस से बना होगा, उसी को बोलते हैं बेवल लीड। तो वो होती है 45 डिग्री पर। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए मशीन रीमर में बेवल लीड कितने डिग्री पर होती है? आंसर देंगे 45 डिग्री पर। अब मैं मशीन रीमर और हैंड रीमर को हम पहचानेंगे कैसे? इसमें अंतर क्या है कि भाई ये मशीन रीमर है हमारा और ये हैंड रीमर है, तो कैसे पहचानेंगे? अगर दो रीमर दे दिए तो उसमें क्या पहचानना है? देखिए, जो उसकी टेपर लीड होती है, देखिए इस तरह, जो उसकी टेपर लीड होती है, टेपर लीड में अंतर होता है। जो आपका मशीन रीमर रहेगा उसमें जो टेपर लीड रहेगी वो बहुत कम होगी, बिल्कुल कम होगी, और जो आपका हैंड रीमर है उसमें टेपर लीड ज़्यादा होगी। तो यही यही अंतर है दोनों में, मशीन रीमर और हैंड रीमर में। उसके टेपर लीड में अंतर होता है। मशीन रीमर में टेपर लीड कम रहती है और हैंड रीमर में टेपर लीड ज़्यादा होती है। अब देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन क्या बन जाते हैं? किस धातु का बना होता है? स्पेसिफिकेशन कैच देते हैं, क्लासिफिकेशन कैच देते हैं हैंड रीमर और मशीन रीमर के द्वारा। बेवल लीड कितने कितने डिग्री पर होती है मशीन रीमर की? 45 डिग्री पर होती है। हैंड रीमर कितने mm तक पाए जाते हैं? 1 से लेकर 26 mm तक पाए जाते हैं। और इन दोनों में अंतर क्या है हैंड रीमर और मशीन रीमर में? टेपर लीड, टेपर लीड में इनका अंतर होता है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर पूछ ले 2 पीस वाला रीमर, कौन सा? 2 पीस वाला रीमर जो होता है उसकी बॉडी किस धातु की बनी होती है? बॉडी पूछेगा तो हाई स्पीड स्टील की, और पूछ लेगी सैंक बताइए, कार्बन स्टील की। 2 पीस वाले रीमर को कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़े जाते हैं? बट वेल्ड के द्वारा जोड़ते हैं। ये भी इसका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। चलिए आप देखते हैं रीमर के दांते और स्पेसिंग हम कैसे रखते हैं। देखिए, जो दांते होते हैं वो सम संख्या में होते हैं, जो स्पेसिंग रहेगा उसका वो रहेगा असम संख्या में। असम स्पेसिंग होता है, संख्या बोल सकते हैं उसको। देखिए, सम संख्या कैसी होती है? जैसे कि 2 हो गया, भाई ये हमारा रीमर है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये तो हो गए इसके दांते। तो ये तो रहेंगे हमारे सम संख्या में। लेकिन उनके बीच में जो गैप होता है, जैसे देखिए हमारे दांते हैं, तो एक से लेकर दूसरे के बीच में कितना गैप है? 2 mm का है। लेकिन दूसरे से तीसरे के बीच में कितना गैप है? 3 mm का। तो वो होता है आपका असम स्पेसिंग। तो रीमर के दांते सम संख्या में होते हैं और उसका स्पेसिंग असम में होता है। ये हमेशा ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हमें क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि उससे अच्छी सरफेस फिनिश आती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। धातु हटाते हैं रीमर के द्वारा हम 0.13 mm तक की धातु हटा सकते हैं। कितनी? 0.13 mm तक की धातु हटाते हैं रीमर के द्वारा। इसको हमेशा लंब पोजीशन में, यानी बिल्कुल सीधी पोजीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सीधा। अगर हम इसे होल में हल्का सा तिरछा भी डालेंगे ना ऐसे, तो हमारा होल खराब हो जाएगा, या फिर ये जाएगा नहीं, जाएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे हमारा रीमर टूट सकता है। तो इसलिए हमेशा इसको हमें लंब पोजीशन में ही लगाना है। स्टील या आयरन की रीमिंग करते समय, किसकी? स्टील या आयरन की रीमिंग करते समय लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं स्टील या आयरन की रीमिंग करते समय। अगर हमारे रीमर पर जो हमारे टीथ होते हैं उस पर अगर बर वगैरह आ जाए, अगर उस पर बर है, तो उसको सही करने के लिए हम ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑयल स्टोन एक पत्थर होता है, उस पर घिस के इसके हम जो टीथ हैं, उसकी बर है, उसको हम हटा सकते हैं। इसका जो हेलिक्स एंगल होता है 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का रखा जाता है। कितना? 5 से लेकर 10 डिग्री तक का हम इसका हेलिक्स एंगल रखते हैं। कटिंग स्पीड, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हेलिक्स एंगल और कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड डिल की तुलना में कितनी होती है? डिल की तुलना में 1/3 या 1/2।
इसमें देख लीजिए, तो डिल की तुलना में मैंने 1/2 या 1/3 बताया। 1/3 तो रहेगी फर्स्ट चॉइस, और फिर रहेगी आपकी 1/2 चॉइस। अगर एग्जाम में उसने दोनों दे दिए हैं, 1/3 भी दे दिया है, 1/2 भी दे दिया है, कि बताइए डिल की स्पीड की तुलना में जो हमारा रिमर है उसकी स्पीड कितनी रखते हैं, तो आंसर लगाएंगे तिहाई, 1/3। सबसे पहला आंसर ये रहेगा। अगर 1/3 नहीं दिया है उसने और 1/2 है, आधा है, तो फिर आंसर लगाएंगे 1/2। और अगर दोनों है तो आंसर लगाएंगे 1/3, यानी कि तिहाई रखते हैं। तो डिल की तुलना में रिमर की कटिंग स्पीड कितनी रखते हैं, 1/3 या 1/2। प्रेफरेंस देंगे हम 1/3 को पहले। और खराद की तुलना में कितना रखते हैं, 3/4। कितने रखते हैं, 3/4 खराद की तुलना में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, हम स्पीड को हम कम क्यों करते हैं, टूल को टूटने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, अपनी स्पीड को कम कर देते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, ये बर वाला भी है, ऑयल स्टोन पे, हेलिक्स एंगल भी, कटिंग स्पीड भी, डील के लिए, खराद के लिए कितने रखते हैं, और सम संख्या वाला भी है। देखो रिमर के दांते कैसे होते हैं, सम संख्या में होते हैं, स्पेसिंग असम में होता है। और ये कितनी धातु हटाते हैं हम रिमर से, 0.13 mm तक, और इसको लंब पोजिशन में लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, इसको हम, ये सम होते हैं, ये असम होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और स्टील या आयरन की रिमिंग करने के लिए हम लॉर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जितने भी। चलिए आप देखते हैं इसमें आगे। मैंने अभी आपको बताया कि दांतों में असमान अंतराल यानी कि असमान स्पेसिंग होता है, तो उसका क्या फायदा है कि जो हमारा होल है उसकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है। लेकिन उसका एक और फायदा क्या है, चैटरिंग कम होती है उससे। ऐसा करने से अगर दांतों में असमान अंतराल है तो चैटरिंग कम आएगी। रीमिंग के लिए क्या जरूरी है, अगर वो पूछ ले आपसे कि रीमिंग के लिए क्या जरूरी है, तो उसका आंसर क्या देंगे, पर्याप्त धातु। अगर हमारे होल में धातु ही नहीं रहेगी इतनी, यानी कि हमने होल कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, तो हमारा रीमर काम नहीं करेगा। तो रीमर से रीमिंग करने के लिए एक पर्याप्त धातु होनी चाहिए जिसके द्वारा हम रीमिंग कर सकते हैं। तो रीमिंग के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त धातु। अगर धातु ज़्यादा है तो क्या होगा, एज पर तनाव आएगा और वो टूट भी सकता है। तो रीमिंग करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि पर्याप्त धातु होनी चाहिए। ये नहीं कि होल छोटा हो गया है, अगर छोटा है तो हमारा रीमर जाएगा नहीं, अगर बड़ा हो गया है होल तो वो काटेगा ही नहीं। तो इसलिए पर्याप्त धातु होनी चाहिए। रीमर होल रीमर साइज से 3% तक कम होता है। कितना होता है, 3% तक कम रखा जाता है। रीमर होल रीमर साइज से 3% तक कम रखा जाता है। लंबा टेपर लीड किस में होता है, अगर पूछ देगी बताइए लंबा टेपर लीड होता है किस में होता है, आंसर देंगे सॉकेट रीमर में। किसमें होता है, सॉकेट रीमर में। अब देखिए रीमर के लिए डिल साइज निकालना है। डिल साइज हम क्यों निकालते हैं, अगर हमें किसी होल में रीमिंग करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें डिल मारेंगे। सपोज करो अगर 10 mm का हमें रीमर करना है, 10 mm के साइज का रीमर करना है, तो होल हमें कितना चाहिए कि हमारा जो रीमर है वो उसको अच्छे से फिनिश कर दे। तो उसके लिए एक चार्ट बना हुआ है, ये देख लेंगे एक बार तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो रीमर के लिए डिल साइज क्या होता है, देखो रीमर का साइज तो ये वाला है, 5 mm, 5 से लेके 20 mm, 21 से लेके 50 और 50 से अधिक के लिए। तो इसमें क्या रखते हैं आपका, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो इसमें अंडर साइज कितना होता है, देखिए 5 mm के लिए 0.1 से 0.2, 5 से अगर 20 तक के बीच में है तो 0.2 से 0.3, और 21 से 50 mm के बीच में अगर हमारा कोई रीमर का साइज है तो उसके लिए अंडर साइज आएगा 0.3 से लेके 0.5 तक हम अंडर साइज में रखेंगे। और अगर 50 mm से अधिक रीमर साइज है तो उसका अंडर साइज आएगा 0.5 से लेके 1 mm तक। तो ये तो हम प्लस करेंगे, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ये तो हो गया आपका अंडर साइज। लेकिन जो ओवर साइज है वो सभी के लिए 50 माइक्रोन तक रखा जाता है। कितना होता है ओवर साइज, सभी व्यास के लिए 50 माइक्रोन बोल सकता हूं मैं, या 0.05 mm। अगर mm में बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे कि 0.05 mm, और अगर मैं माइक्रोन में बोलूंगा तो 50 माइक्रोन। अच्छा, हल्की धातु, जो हल्की धातु है उसके लिए अंडर साइज 50% तक रखा जाता है। कितना, 50% तक। तो ये आपका रीमर निकालने के लिए डिल साइज। तो किसी भी रीमर से अगर हमें रीमिंग करनी है तो उसके लिए अगर ये साइज है तो ये अंडर साइज प्लस ओवर साइज हम रखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये इसमें तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई से पूछ सकता है बताइए रीमर साइज के लिए 5 से 20 mm
5 से 20 mm का अगर हमारे पास रीमर साइज है तो उसके लिए अंडर साइज कितना रखेंगे? तो आंसर देंगे 0.2 से 0.3। अगर पूछ लेगी बताइए ओवर साइज, क्या ओवर साइज रीमर के लिए कितना रखा जाता है? कितना रखा जाता है ओवर साइज? तो वो आंसर सबके लिए सेम ही रहेगा आपका 0.05 mm, यानी कि 50 माइक्रोन ओवर साइज रखते हैं हम सभी व्यासों के लिए अगर हमें रीमिंग करनी है तो। चलिए अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। रीमर होल की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं वो हमें बताने हैं। देखिए, फीड, स्पीड, रीमिंग अलाउंस, ये तीन इसने ऑप्शन दे दिए हैं। तो हमें बताना है कि रीमर होल की परिशुद्धता को प्रभावित कौन करता है इसमें से। तो आंसर में दिया उसने स्पीड, फीड, रीमिंग अलाउंस। तो हमारा आंसर रहेगा ये सभी हमारी परिशुद्धता को प्रभावित करते हैं। तो आंसर देंगे ये सभी। क्वेश्चन अगला है, देखिए आपका, रीमिंग होल में रफ सतह आती है। तो रीमर से रीमिंग करते समय सतह हमारी जो है वो रफ आ रही है, तो उसका क्या कारण है वो हमें कारण बताना है। तो इसके लिए ये हमारे सारे कारण हैं। देखिए, नंबर 1 आपका अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस। रीमिंग अलाउंस जो है अपर्याप्त है, तो तब ऐसा होता है। फ्लूट में धातु घुस जाना, जो हम धातु काट रहे हैं, जिसकी हम रीमिंग कर रहे हैं धातु की, उसके जो कण हैं हमारे रीमर में वो घुस गए हैं, तो भी ऐसा होता है। कूलेंट कम यूज करना, रीमिंग करते समय हम कूलेंट क्या करते हैं, कम यूज कर रहे हैं, तो भी ऐसा होता है। और फीड ज्यादा है, तो अगर हम जल्दी जल्दी से चला रहे हैं तो भी हमारी सतह रफ आती है। तो रीमिंग होल में रफ सतह आती है, क्यों आती है वो? इन कारणों से। ये इसके कारण हो गए। अब देखिए रीमर के लिए हम डिल साइज कैसे निकालते हैं। देखिए, डिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इस ओवर साइज को हम बोलते हैं अलाउंस। क्या बोलते हैं? अलाउंस। अब देखिए, रीमर साइज मेरे 12 mm का है, इसमें से मुझे अंडर साइज प्लस ओवर साइज घटा देना है। अंडर साइज मैंने लिया है इसका 0.2 टेबल के अनुसार, और ओवर साइज सभी के लिए होता है मेरा 0.05 mm। तो इसको मैं जोड़ के यहाँ पर लाऊंगा, इसके बाद 12 में से मैंने ये घटा दिया, तो आंसर आया 11.75 mm। ये हुआ मेरा डिल साइज। तो मुझे रिमिंग करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम 11.75 का हम डिल मारेंगे। डिल करने के बाद फिर हम 12 mm का आपका रिमर लेंगे और उसको फिर रिमिंग करेंगे। तो इस तरह हम निकालते हैं डिल साइज। किस शॉर्ट रिमर को मैंडल या आर्बर के साथ यूज करते हैं? तो आंसर देंगे चेकिंग रिमर। तो ये आपके 1 2 3 इसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। फिनिश अच्छी नहीं आ रही है, क्या फिनिश अच्छी नहीं आ रही है, कटिंग कम हो रही है, तो इसका कारण बताइए। फिनिश अच्छी नहीं आ रही है और कटिंग कम हो रही है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? डिल साइज बड़ा है। डिल साइज बड़ा है रीमर से, तो ऐसा होता है। तब डिल साइज बड़ा होगा रीमर से, तब क्या होगा? अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आएगी और कटिंग भी कम होगी। अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, किसे करते हैं? हैंड रिमर को या मशीन रिमर को? ये जरा सोचिए और बताइए कि अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम हैंड रिमर का इस्तेमाल करेंगे या मशीन रिमर का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर देंगे हम हैंड रिमर। ये दोनों रहेंगे उसमें, हैंड रिमर भी रहेगा, मशीन रिमर भी रहेगा। तो उसमें से आंसर लगाना है हैंड रिमर। अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए हम हैंड रिमर का इस्तेमाल करते हैं। एक देखिए, टेल स्टोक पर रिमर को लगाते समय, टेल स्टोक जो लेथ मशीन होती है उस पर एक टेल स्टोक होता है, तो टेल स्टोक पर रिमर को लगाते समय थोड़ा मिस अलाइनमेंट, यानी थोड़ा इधर उधर हमारा रिमर हो रहा है, तो थोड़े मिस अलाइनमेंट को स्वयं एडजस्ट कर लेता है, वो स्वयं ही एडजस्ट कर लेगा। तो वो कौन सा रिमर है? आंसर देंगे फ्लोटिंग रिमर। वो होता है आपका फ्लोटिंग रिमर। रफिंग रिमर काटते हैं, इसके लिए आंसर रहेगा केवल सिरों पर। जो रफ रिमर होते हैं वो कहां काटते हैं? केवल सिरों पर। मशीन रिमर द्वारा स्पीड व फीड का चयन करते हैं, कैसे करते हैं? हमें आंसर देना है कि मशीन रिमर द्वारा स्पीड व फीड का चयन कैसे करेंगे? जो मटेरियल के अनुसार, रिमर मटेरियल के अनुसार, रिमर के व्यास के अनुसार। तो इन तीनों के ऊपर ही, इन तीनों पर डिपेंड करती है हमारी कटिंग स्पीड और फीड। अगर इन तीनों में वो चौथा ऑप्शन देगा आपको फिक्सचर की दृढ़ता, फिक्सचर की दृढ़ता, तो उस पर हम नहीं करते हैं। फीड और हमारी स्पीड उस पर निर्भर नहीं करती है। वो ये भी पूछ सकता है कि मशीन रिमर द्वारा स्पीड व फीड का चयन किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 3 ऑप्शन तो आपके ये रहेंगे, चौथा रहेगा ये।
फिक्चर की दृढ़ता पर। तो आंसर लगाएंगे किस पर नहीं करता है, फिक्चर की दृढ़ता पर नहीं करता है और इन तीनों पर करता है, जॉब की मटेरियल, रीमर मटेरियल और रीमर का व्यास, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो ये आपके 1 2 3 4 5, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हमारा रीमर फ्लूट के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लूट के अनुसार हमारा रीमर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट फ्लूट रीमर, नंबर 2 है स्पाइरल फ्लूट रीमर, नंबर 3 आपका हेलिकल फ्लूट रीमर। जो स्टेट फ्लूट रीमर है वो कौन से होते हैं, हैंड रीमर वाले। हैंड रीमर में स्टेट फ्लूट होते हैं और ये साधारण कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2 है आपका स्पाइरल फ्लूट रीमर, क्योंकि इसकी बॉडी पर विशेष कोण पर कुछ फ्लूट कटे होते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पाइरल फ्लूट रीमर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड स्पाइरल वाले और दूसरे होते हैं राइट हैंड स्पाइरल वाले। तो जो जिसमें लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूट होते हैं वो स्मूथ कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिस पर राइट हैंड स्पाइरल फ्लूट कटे होते हैं वो रफ कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, ये इसकी यूजेस हैं। नंबर 3 है आपका हेलिकल फ्लूट रीमर। इस पर लेफ्ट हैंड हेलिकल कटे होते हैं। कौन से, लेफ्ट हैंड हेलिकल इस पर बने होते हैं। कौन से पर, हेलिकल फ्लूट पर। देखिए व्यास 10 mm से अगर ज्यादा है, इससे 10 mm से अगर व्यास ज्यादा है तो इस पर बने एंगुलर फ्लूट को हम हेलिकल फ्लूट कहते हैं। अगर व्यास 10 mm से ज्यादा है किसी रीमर का, उस पर जो फ्लूट बनेंगे एंगुलर, उसे बोलेंगे हम हेलिकल फ्लूट। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कीवे सुराखों की रीमिंग करने के लिए। किसके, कीवे सुराखों की रीमिंग करने के लिए, और लाइनिंग सुराखों की रीमिंग करने के लिए हम हेलिक्स फ्लूट रीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे फ्लूट के अनुसार रीमर 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट फ्लूट, स्पाइरल फ्लूट और हेलिकल फ्लूट्स। अब देखते हैं मशीन से रीमिंग करते समय उसकी कटिंग स्पीड कितनी रखी जाती है, किस धातु के लिए कितनी कटिंग स्पीड हम रखते हैं। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए 10 से 15 रखते हैं। कितनी, 10 से 15 मीटर प्रति मिनट होती है। 10 से 15 रखते हैं माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए। कहां से के लिए, 10 से 20, पीतल के लिए 25 से 35 और एल्यूमिनियम के लिए 25 से 40 रखी जाती है। और एक है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए 35 से 50 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड रखते हैं। किसके लिए, रीमिंग के लिए। अगर हमें मशीन रीमर से रीमिंग करनी है तो ये है इसकी कटिंग स्पीड है। ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेगा कि बताइए माइल्ड स्टील की रीमिंग करते समय कितनी कटिंग स्पीड रखी जाती है। रीमिंग का मतलब है रीमर, रीमर से तो रीमिंग करेंगे, तो रीमर से रीमिंग करते समय कितनी कटिंग स्पीड रखी जाती है, तो आंसर देंगे 10 से 15 मीटर प्रति मिनट। तो रीमर में इतना ही है। इसके टाइप ऑफ रीमर बच गए हैं, यानी रीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि रीमर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रीमर कहाँ पर यूज होता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब मुझे लगता है कि इसी टॉपिक में आपके कवर हो जाएंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका रीमर से बाहर नहीं आने वाला है। चलिए आपको मिलते हैं रीमर के प्रकार के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।